हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जो टारगेट मैंने, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अभी होने वाला नहीं है, ठीक है, अगर होगा भी तो हम जल्दी जल्दी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन एक टारगेट मैंने फिक्स किया है 60 डे में। ऐसे प्रैक्टिस और जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने करवा दिया है, लेकिन इन 60 डे में हम लगभग 1500 से 1600 क्वेश्चन करेंगे, ओके, हिंदी का। और वो इतना सिलेक्टेड और टू द पॉइंट होगा कि जो लगता है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें हम लोग कलर का पढ़ेंगे, रीडर का पढ़ेंगे और पियोन का पढ़ेंगे, स्टेनो का पढ़ेंगे, ओके। यानी सबको देखकर सबके एग्ज़ाम यानी सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, कोई आपका इधर उधर का नहीं होगा, ओके। टू द पॉइंट सिलेक्टेड पढ़ेंगे। देखिए, एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी यही होता है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा हमें क्या ज़रूरी है, क्या छोड़ना। तो हमें खिचड़ी पूरा नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो लगता है इम्पोर्टेंट है, ओके दोस्त। आज हम लोग हिंदी का एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, एक बार देख लीजिए लोग क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन समझ लीजिए कि अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। चूँकि आपके विद्वतापूर्ण व्याख्या ने मेरी शंका का निराकरण हो गया। इसमें जो ये निराकरण शब्द है, इसके जगह पर कौन सा शब्द होगा जो इसमें डिस्प्लेस करेंगे तो उसका मतलब दोनों का भी समान होगा, ये बताना है आपको। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होना चाहिए, आपके विद्वतापूर्ण व्याख्या ने मेरी शंका, यहाँ पर शंका है, शंका का निराकरण हो गया। इसके जगह पर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, निराकरण मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन किसी चीज़ को। अब इतना हिंट दे दिए तो आप लोग बता सकते हैं, यानी समाधान हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये समाधान हो गया, इसे नोट कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करना है, चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, इष्ट का विलोम क्या होता है, क्या होता है इष्ट का विलोम, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, अवनति, बुरा, पतन, अनिष्ट। इष्ट का विलोम क्या होता है, तो आपको पता है ना, इष्ट इष्ट मीन्स क्या होता है बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिष्ट। इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है, ओके। देखिए, एक प्रश्न पूछा हुआ है, ये अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे का हाथ बटेर लगना मुहावरा है, इसमें से आपको बताना है कि क्या इसके लिए परफेक्ट होगा, ओके। अंधे के हाथ बटेर लगना। देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब होता है, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, अंधे को सोना मिल जाना, हानि होना, एकाएक लाभ होना, या भविष्य की बात को जान लेना। क्या राइट आंसर होगा जब इसे देखेंगे, आप बताइए क्या इसमें से परफेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या, अंधे के हाथ बटेर लग जाना, मतलब अचानक कोई चीज़ मिल जाता है जो किसी के भाग में कभी मिला ही ना हो, वो देखते हैं उड़ने लगता है, ओके, उसको बोलते हैं नहीं एकाएक लाभ होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी इष्ट का विलोम क्या होता है, अनिष्ट होता है। क्लास में अब देखिए, अब आपको यहीं पर रिवीजन कर लेना है, ठीक है। रिवाइज्ड क्लास का मतलब होता है कि 1 से 2 बार वीडियो देखिए, काम खत्म। आप अब उतना समय नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, इसलिए यहीं पर याद करना है, यहीं पर पढ़ना है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, इष्ट, अनिष्ट, अंधे के हाथ बटेर लगना, एकाएक लाभ होना, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को पढ़ना है, जितना होगा उतना करेंगे लोग, और साथ में मिलकर करवाएंगे भी। देखिए, आपके सामने सवाल है स्क्रीन पर, सभी लोग देखिए और इसका आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, घबराना नहीं है, ओके। अगर जो लोग पढ़े होंगे हिंदी सिलेबस, लगभग तो सभी लोग पढ़ लिए होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिए क्या होगा, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे क्या बोलते हैं, यानी ऑप्शन है अनुवादक, द्विभाषी प्रशासक, बहुभाषाविद, ओके, बहुभाषाविद है, यानी बहुत सी भाषाओं को जो जानता है उसे क्या बोलते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आपके जुबान पे होगा। यानी बहुत सी भाषाओं को जो जानने वाला हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभाषाविद बोलते हैं, ओके। जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे क्या बोलते हैं, बहुभाषाविद। जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसे क्या बोलते हैं, बहुभाषाविद, ओके। कंप्लीट हो गया। उसके बाद है
कि जो भेदा या तारा ना जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो भेदा या तारा ना जा सके। भाई जो भेदा नहीं जा सकता, यानी चक्रव्यूह है, उसे आप नहीं भेद सकते, उसके बदले आप कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? क्या होगा इसमें से? इसके जैसा कौन सा शब्द होगा जो डिस्प्लेस भी करेंगे तो क्या उसका भाव समान होगा, जो मीनिंग देगा वो समान होगा। ओके, तो बताइए, जो भेदा या न तारा जा सके उसे हम लोग बोलेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है, देख लीजिए, माइनर माइनर ही गलतियां आपको ऊपर उठने में मदद करेगा, यही कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ाएगा, ठीक है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, जो भेदा या तारा ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यानी जो भेदा या तारा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अभेद। तुम चलो खड़े हो जाओ, हाँ बताओ, हाँ बताओ, जो भेदा ना, कहाँ दिमाग है तुम्हारा? जो भेदा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, या जिसे तारा ना जा सके? अभेद। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? जो भेदा या तारा ना जा सके उसे क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं? अभेद। ठीक है, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दो अभेद लिखा हुआ है, ये अभेद्य हो जाएगा, थोड़ा सा उच्चारण देख लीजिए। ओके, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है यहाँ पर प्रश्न दिया है सर्प। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? सर्प का पर्यायवाची क्या होता है बताइए? सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? आपको बताना है सर्प का पर्यायवाची क्या होता है। सर्प का पर्यायवाची आपका ब्याल हो जाएगा। ओके, राइट आंसर ब्याल हो जाएगा। ओके, क्या होता है सर्प का पर्यायवाची? ऑप्शन तो और भी है, देखिए, अदित है, अहित है, पतंग है, शार्दुल है, ओके, शार्दुल है, ब्याल है। तो इसमें से राइट आंसर ब्याल होगा, क्योंकि ब्याल जो होता है वो सर्प का पर्यायवाची होता है। ब्याल क्या होता है? ब्याल सर्प का पर्यायवाची होता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखिए, आगे है प्राधीन। प्राधीन का विलोम पूछा हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है, यूपी सिविल कोड का। प्राधीन का विलोम क्या होता है? प्राधीन का विलोम क्या होता है, चलिए बताइए। प्राधीन का विलोम क्या होता है, चलिए बताइए। प्राधीन का मतलब चलो बताओ, प्राधीन का विलोम क्या होता है? अरे प्राधीन का मतलब होता है कोई गुलाम है। भारत अंग्रेजों का गुलाम था लगभग 200 सालों तक। अब बोल सकते हैं कि भारत अंग्रेजों का प्राधीन था। प्राधीन मतलब उसके अधीन आप रहते हैं। उच्चारण देखो, भाषा शब्द में ही खेल है। प्राधीन मतलब आप किसी के अधीन हैं। ओके, दूसरे के अधीन है उसको बोलते हैं। कंप्लीट हो गया, आप आसानी से बता सकते हो। प्राधीन का मतलब होता है विलोम, सॉरी, प्राधीन का मतलब होता है क्या? गुलाम। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। तो राइट आंसर इसमें स्वाधीन हो जाएगा। जो आप स्वतंत्र हो, किसी का गुलाम ना हो, उसको बोलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए और अगला सवाल देते हैं हम। अच्छा लग रहा है सेशन तो बताएंगे जरूर दोस्तों। ओके, चलिए अगला सवाल है आपके सामने, चलिए जवाब दीजिए लोग, इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए, चोली दामन के साथ मुहावरे का मतलब क्या होता है? चोली दामन के साथ मुहावरे का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है मेल ना होना, मेल ना होना, दुश्मनी। चोली दामन के साथ मुहावरे का मतलब क्या होगा? मेल ना होना, दुश्मनी, कटु शत्रुता या घनिष्ठ संबंधी होना। क्या होगा इसमें से राइट आंसर बताइए। चोली दामन के साथ मुहावरे का मतलब क्या होता है? चोली दामन के साथ मुहावरे का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, सभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, सभी को देखकर। हिंदी, मैथ, इंग्लिश भी होगा। ओके, कहने की बात नहीं है, सब होगा, गर्दा उड़ेगा अब, ठीक है ना? ये सेशन सिर्फ टारगेट है, तो टारगेट में टारगेट ही मिलेगा, जो सिलेक्टेड होगा वही। क्या होगा? चोली दामन के साथ मुहावरे का मतलब होता है यानी घनिष्ठ संबंधी होना। क्या होना? चोली दामन के साथ मेल का मतलब होता है कि घनिष्ठ संबंधी होना। ओके, उसके बाद पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए बताइए, पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? ये तो बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ओके, पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए, पत्थर का पर्यायवाची होता है, यानी ऑप्शन है शैल, भूधर, अचल, प्रस्तर। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा आपका प्रस्तर। ओके, राइट आंसर प्रस्तर हो जाएगा। ओके, चोली दामन के साथ मुहावरे का मतलब क्या होता है? यानी घनिष्ठ संबंध होना। ओके, पत्थर का पर्यायवाची का क्या होता है? प्रशस्त्र, प्रस्तर होना। ओके, पत्थर का पर्यायवाची पूछ रहा है तो प्रस्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची? प्रस्तर। ओके, कंप्लीट हो गया। आगे देखिए,
जिसे छोड़ा ना जा सके। देखिए आप अभी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब बाद में छोड़िएगा कि हम बाद में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप पढ़ कर देखिएगा, आप बोलेंगे छोड़ो बाद में, थोड़ा सा 2 मिनट वीडियो देखेंगे 5 मिनट, फिर आपका मन नहीं करेगा। अगर अभी आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपका रिविजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा और काम भी आ जाएगा। ओके, तो जिसे छोड़ा ना जा सके, मुहावरे का मतलब क्या होता है? जिसे छोड़ा ना जा सके के लिए इसमें से कौन सा शब्द होगा बताइए? ऑप्शन है असामान्य, अपरिहार्य, कठिन, असाधारण। क्या राइट आंसर होगा? जिसे छोड़ा ना जा सके। ओके, क्या है? जिसे छोड़ा ना जा सके। ऑप्शन आपके आंखों के सामने है, इसी में से आपको चुनना है। असामान्य, अपरिहार्य, कठिन, असाधारण। जिसे छोड़ा ना जा सके उसे हम लोग बोलते हैं अपरिहार्य। ओके, अपरिहार्य का मतलब ही होता है जिसे छोड़ा ना जा सके, जो साथ साथ चलता है उसको बोलते हैं क्या? अपरिहार्य। ओके, चलिए अगला सवाल है आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है दोस्त, ये तो कोई भी बता सकता है। आंखें फेर लेना नॉर्मल है यार। आंखें फेर लेना का मतलब क्या होगा? ऑप्शन है क्रोधित होना, गुस्सा होना, प्रतिकूल होना, धोखा देना। क्या हो जाएगा? आंखें फेर लेना का मतलब क्या हो जाएगा? आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना यानी प्रतिकूल होना। क्या हो जाएगा? आंखें फेर लेना यानी प्रतिकूल हो जाना। ओके, आंखें फेर लेना यानी प्रतिकूल होना। क्या बोलोगे? आंखें फेर लेना का मतलब होता है प्रतिकूल होना। क्लियर हो गया? याद भी हो गया होगा। चलो नोट कर लो जो लोग नोट नहीं किए हैं। ठीक है, जल्दी। अब चलो हम कुछ सवाल आप लोगों से पूछते हैं। ओके, आपको जवाब देना है, हम हालांकि आंसर भी बताएंगे आप लोग को। ओके, आंसर भी हम बता देंगे। चलिए, सवाल है कि जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या बोलेंगे आप लोग? जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या बोलेंगे आप? जल्दी, जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या बोलते हैं? जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या बोलते हैं? जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या बोलते हैं? चलिए बताइए, जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या बोलते हैं? यानी जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। अजात, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल देखिए, पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? अभी मैंने बताया था, पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए। पहाड़ का पर्यायवाची भूधर होता है। पहाड़ का पर्यायवाची भूधर। ले जाओ। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? भूधर। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए अगला देखते हैं, आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि नॉर्मल है ये तो, ऊंचित का विलोम क्या हो जाएगा? ऊंचित का आप लोग तो आसानी से बता सकते हैं, ऊंचित का अनुचित होता है। ठीक है, ये उतना खास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे सवाल है इम्पोर्टेंट। ओके, निर्गुण का मतलब क्या होता है? पूछा हुआ है, निर्गुण का मतलब क्या होता है? बताइए, निर्गुण का मतलब क्या होता है? निर्गुण का मतलब बताइए। यानी निर्गुण मतलब जो बीमार पड़ता हो उसे बोलते हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा? गुण। सिंपल है यार, सगुण भी बोल सकते हो। उसके बाद चलो बताओ, आगे सवाल देते हैं। ये तो नॉर्मल है, जो याद करने के योग हो उसे क्या बोलोगे? जो याद करने योग हो उसे क्या बोलेंगे आप लोग? जो याद करने योग हो उसे स्मरणीय बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? स्मरणीय। जो याद करने वाले के योग हो उसे स्मरणीय बोलेंगे। ओके, अच्छा, मोती के बदले आप लोग कौन सा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? मोती के जगह, मोती के जगह कौन सा शब्द, ये आप बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। आकाश पाताल एक करने का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। आकाश पाताल एक करने का मतलब क्या होता है? आकाश, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का मतलब क्या होता है दोस्त? चलिए बताइए लोग, आकाश पाताल एक करने का मतलब क्या होता है?
आकाश पाताल एक कर, आप बोलते हैं ना कि मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए पूरा आकाश पाताल एक लगा दूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो यानी आप बोलते हैं, इसका मतलब हुआ कि कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, ठीक है। आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए देख लीजिए, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे कुछ सवाल देखते हैं। आगे है कि घर का पर्यायवाची क्या बोलेंगे आप? घर का पर्यायवाची क्या बोलेंगे? बहुत सिंपल है यार, घर का पर्यायवाची क्या होगा? आप लोगों में से सबको तो पता होगा नहीं। घर का पर्यायवाची होता है निकेतन, निकेतन, लिख लीजिए। घर का पर्यायवाची क्या होता है? निकेतन, नोट कर लीजिए। घर का पर्यायवाची क्या होता है? निकेतन होता है, ठीक है। चलिए, जो सब में व्याप्त होता है उसे क्या बोलेंगे? जो सब में व्याप्त होता है उसे क्या बोलेंगे? जो जो सब में व्याप्त होता है, जो सब में व्याप्त होता है उसे क्या बोलेंगे? चलिए बताइए, जो सब में व्याप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? जो सब में व्याप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? यानी सर्वव्यापी। क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी, ठीक है। जो सब में व्याप्त होता है उसे हम लोग सर्वव्यापी बोलते हैं, ठीक है। जो सब में व्याप्त होता है उसे क्या बोलेंगे दोस्त? सर्वव्यापी बोलेंगे, ठीक है। देख लीजिए, हट जाते हैं, दिख रहा है? जो सब में व्याप्त होता है उसे क्या बोलते हैं आप लोग? सर्वव्यापी बोलते हैं, ठीक है। करुणा का विलोम बताइए, करुणा का विलोम क्या हो जाएगा? लिख देते हैं, करुणा, करुणा, करुणा का विलोम क्या होगा बताइए? करुणा का विलोम क्या होगा दोस्त? बताइए लोग, करुणा का विलोम क्या होगा? क्या होना चाहिए करुणा का विलोम? करुणा का विलोम हो जाएगा आपका निष्ठुर। करुणा का विलोम निष्ठुर हो जाएगा। अच्छा, करुणा का मतलब क्या होता है? आप आध्यात्मिक पिक्चर देखते होंगे, आध्यात्मिक, ओके, स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं, यानी करुणा बोलते हैं ना, हे करुणा निधान, यानी जो अंदर से क्या हो? काइंड हो, दयालु हो, जिसके अंदर प्यार मोहब्बत की भावना हो, ठीक है। सब कोई काम प्यार से करता हो। कोई कोई होगा निष्ठुर व्यक्ति, तो उससे तो कुछ, निष्ठुर का मतलब क्या? आप प्यार से भी बोलोगे तो बोले, मतलब ऐसा बात बोलेंगे वो कि आपका दिन खराब हो जाएगा। और ऐसे तो मिलेंगे ही लोग, अब तैयारी करते होंगे तो आस पड़ोस के लोग होंगे कि देखो ना, इतने साल से तैयारी कर रहा है। ऐसे लोग आपको डीमोटिवेट करने वाले होते हैं। आस पड़ोस में अगर कोई मिलेगा तो उनसे दूर रहो, हाथ जोड़ लो उनके सामने, माफ़ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं लगना चाहता हूँ या नहीं लगना चाहती हूँ, ठीक है। तो ख़त्म कर दीजिए कहानी, ठीक है। क्लियर हो गया? करुणा का मतलब क्या होता है? यानी जो दयालु हो, ठीक है। नोट कर जल्दी जल्दी, ठीक है ना। गांठ बंधने का मतलब क्या होता है? गांठ बंधने मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्त? गांठ बांधना मुहावरे का मतलब क्या होता है? गांठ बांधना मुहावरे का मतलब क्या होता है? लिख देते हैं, गांठ बांधना मुहावरे का मतलब क्या होता है? गांठ बांधना मुहावरे का मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज को याद करना। गांठ बांधना का मतलब यानी याद करना। नोट कीजिए, गांठ बांधना यानी क्या होता है दोस्त? याद करना, ठीक है। गांठ बांधना यानी याद करना। चलो एक और बताओ, लोक का विलोम क्या होता है? लोक का विलोम क्या होगा? चलिए बताइए। लोक, लोक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त? लोक का विलोम क्या होगा? क्या होगा? परलोक, वेरी गुड। लोक का विलोम परलोक हो जाएगा, ठीक है। लोक का विलोम क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये हम सुपरफास्ट हिंदी करवा रहे हैं, ओके। इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। रीडर, स्टेनो और क्लर्क, पियोन, ये सभी के लिए है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 1500 से 2000 क्वेश्चन होगा इन टारगेट, 60 डे में कंप्लीट हो जाएगा, गर्दा उड़ेगा, ठीक है ना। चलो देख लो, आगे और देखते हैं हम लोग सवाल, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी। अच्छा, एक सवाल पूछा हुआ था दोस्त, तुमने बताया था ना। अच्छा, वो अकथनीय, अच्छा उसे तो बोलते हैं जो कहा ना जा सके, ठीक है।
उसे बोलते हैं जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। ठीक है, तो वो उतना नॉर्मल है, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछेगा, वो आयोग के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए यमुना का पर्यायवाची, हाँ यमुना लिख देते हैं। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? यमुना का पर्यायवाची सूर्य सुता। क्या बोलते हैं? सूर्य सुता। यमुना का पर्यायवाची होता है, और भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया इसलिए इसे याद रखिएगा, यही ज़्यादातर पूछता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अच्छा, मुंह की खाना का मतलब क्या होता है? मुहावरा है एक, मुंह की खाना मतलब क्या होता है दोस्त? चलो साइड हो जाते हैं, नोट करो जल्दी। मुंह की खाना मुहावरे का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी। मुंह की खाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? मुंह की खाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? यानी बुरी तरह हार जाना। यानी ये लिखना क्या है तो आप लोग लिख लीजिए, मुंह की खाना यानी बुरी तरह हार जाना है। ठीक है, ठीक है ना? मुंह की खाना यानी बुरी तरह हार जाना। चलो आगे कुछ और हम बोलते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए और आपको जवाब भी देना है। ठीक है ना? ठीक है दोस्त, चलिए कुछ सवाल इम्पोर्टेंट है। अच्छा बताइए लोग, आत्मजय का पर्यायवाची क्या होता है? आत्मजय का पर्यायवाची क्या होता है? पूछा हुआ है दोस्त, आत्मजय का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए, आत्मजय का पर्यायवाची क्या होता है? आत्मजय का पर्यायवाची क्या होता है? आत्मजय का पर्यायवाची होता है आपका तन्या। ओके, आत्मजय का पर्यायवाची तन्या होता है। ठीक है, आत्मजय का पर्यायवाची क्या होता है? तन्या होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, सब जगह के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? सब जगह के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? सर्वत्र। ठीक है, सब जगह के लिए कौन सा शब्द का, नोट करो, सब जगह के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? सर्वत्र। ठीक है, क्या बोलेंगे सब जगह के लिए? सर्वत्र। अच्छा, अधुनातन का मतलब क्या होता है? अधुनातन का मतलब क्या होता है, पूछा हुआ है। अधुनातन का मतलब क्या होता है, लिख देते हैं। ठीक है, देखो अधुनातन कैसे लिखा जाता है। अधुनातन, अधुनातन का मतलब क्या होता है बताओ? अधुनातन का मतलब होता है आपका नया। ओके, या आधुनिक भी बोलते हैं, आधुनिक। ठीक है, आधुनिक का मतलब क्या होता है? नया। या अधुनातन है ना, अधुनातन का मतलब आप नया आधुनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो नॉर्मली ज़्यादा हम लोग को उतना भी नहीं पढ़ना है, बोरिंग नहीं होना है, एंजॉय कीजिए, एंजॉय करते करते हंसते खेलते गाते रोते पढ़ लीजिए जैसे मन करे वैसे। ठीक है, बोर नहीं होना है, बोझ नहीं होने देना है किताब को। यानी ऐसा लगे नहीं कि आप पढ़ें, लगे कि हाँ ना पढ़ते हुए भी आपने पढ़ लिया। दैट्स कॉल स्टडी, स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। ओके, इस एक बात याद रखो, समाज गांव मोहल्ले में आप रहते हैं तो देखो क्रेज इतना है नौकरी का यार, हर कोई चाहता है, एवरीबडी लाइक्स टू गवर्नमेंट जॉब, बट नाउ इट इज़ नॉट इजी टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। मानते हो ना इस चीज़ को? सब कोई चाहता है सरकारी नौकरी, लेकिन सरकारी नौकरी इतना आसान नहीं है पाना दोस्त, उसके लिए कठिन तपस्या करना पड़ेगा। कोई भी इंसान आपको घोर कर पिला नहीं सकता है। इंसान जो भी आपको बताता होगा वो सिर्फ मार्गदर्शन कराता है, गाइडलाइन देता है कि आपको इस रास्ते से, दो रास्ते हैं, दो रास्ते होते हैं, अगर इस रास्ते से जाओगे, अगर समुद्र पार करना है तो देखो एक रास्ता है जो तैर कर जा सकते हो उसमें, लेकिन डूबने का चांस भी रहेगा, और एक रास्ता है जो नाव से जा सकते हो, तो आप नाव के सहायता से ही ना जाओगे जी। यानी कहने का मतलब आपको सही दिशा में जाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप समझ लो कंपटीशन से बाहर हैं। अगर आप रोज़ 4 से 5 घंटा नहीं पढ़ते हैं, बिहार सिविल कोड के लिए बता रहे हैं, 4 से 5 घंटा आप रोज़ नहीं पढ़ते हैं तो आप युद्ध से बाहर हैं। आप लिख लीजिए, आपसे नहीं निकलेगा। अब 4-5 घंटा रेगुलर रोज़ पढ़ते हैं तो आप कंपटीशन में हैं। कुछ भी हो जाए, कितना भी करप्शन हो, डजेंट मैटर, सब सीटों पर नहीं होता है। यानी 75% सीट पर मेरिट वाले बच्चे आते हैं, मेरिट वाले दोस्त आते हैं, भाई आते हैं। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों को देखकर तैयारी कीजिए, और हर सिस्टम में होता है इस चीज़ को आप इशारे में जो हम बोल रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन 75% जो सीट होता है उस पर मेरिट वाले बच्चे पहुंचते हैं। तो मेरिट वाले अब भी बच्चे बन सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। तो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, मेहनत करना है। ओके, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। मिलते हैं हम लोग फिर नए क्लास में। इसी तरह पढ़ाई करना है और हंसते गाते रुलाते हुए भी पढ़ा देंगे हम। ठीक है ना, पढ़ाई पढ़ाई की तरह पढ़ना है, कीड़े मकोड़े की तरह नहीं। बाहर की भी दुनिया होती है, बाहर की दुनिया के साथ साथ भी हम लोग को पढ़ना है, सब बताएंगे। हम इसलिए बता रहे हैं सब चीज़ें क्योंकि देखो हम सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं, और मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों का पता है। हो सकता है आप लोगों में से भी पता हो, आप मेरे दोस्त हो, तो सबको पता भी होता है और किसी किसी को पता भी नहीं होता है, और जिसको पता होता है बता देना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जानते हैं लेकिन नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं अगर मैं उसे बता दूंगा ना तो ये आगे निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आप किसी को बताते हो तो आपका दोगुना और बढ़ेगा, और आपका कहीं से न कहीं से भला हो जाएगा, और इसके साथ ही लोग आपको समाज में प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे। कहीं भी जाएंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। डैट्स कॉल स्टडी, डैट्स कॉल एजुकेशन, द पावर ऑफ एजुकेशन जिसे बोलते हैं दोस्त। ओके, सो अब सभी दोस्तों से विदा लेते हैं, फिर हम लोग इसी समय कल मिलते हैं नए क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हाँ, टेलीग्राम पर जुड़िएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पर हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं स्टैंड BPSC को, वहाँ पर किसी भी तरह की बात रखनी हो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं। उसमें ऐड कमेंट जो होता है वहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर हम देख ही लेते हैं। और बेहतर अगर आप किसी और चीज़ से रिलेटेड और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई पर्सनली या स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे स्टैंड BPSC पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके दोस्त, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड BPSC में। आज हम लोग मैथ का सेशन करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है बिहार सिविल कोड के अकॉर्डिंग, सिलेबस कोड के अकॉर्डिंग देखें, क्लर्क हुआ, स्टेनो हुआ, रीडर हुआ, पियोन हुआ, तो सब में मैथ का बहुत बड़ा योगदान है। और खैर पियोन वाले जो हैं उनमें तो मैथ का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो खुद ही आप समझ सकते हैं, सिलेबस देखे होंगे आप लोग। तो स्ट्रेटजी बन चुका होगा, रोज़ आपको 2 से 3 घंटे मैथ प्रैक्टिस करने होंगे। अगर आप चाहते हैं पियोन का क्वालिफाई करने के लिए तो 2 से 3 घंटे। अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएट हैं, आपने क्लर्क भरा है, तो जाहिर सी बात आपने पियोन भी भरा होगा, तो उसमें मैथ का क्या लेवल है वो आपको बेहतर पता होगा, मुझसे भी बेहतर पता होगा आपको। ओके, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर सिर्फ गाइडलाइन कर रहे हैं। देखिए कोई भी दोस्त हो या टीचर हो, ठीक है, मैं तो बोलता नहीं हूँ कि मैं आपका टीचर हूँ, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ। और जो मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मैं जानता हूँ आपके तक आसानी से पहुँचे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है, तो यही करेंगे आप। देखिए, तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि आप दिन रात पढ़िए, किताबी कीड़ा बन जाइए, आपको यही पता नहीं है क्या पढ़ना है। तो वैसे नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, और ये सबसे बहुत ज़रूरी है कि आप एक टारगेट फिक्स कर कर आप नहीं पढ़ते हैं तो मुश्किल है। फिर मान लीजिए 4 घंटा आपने पढ़ाई किया और कल कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, आज आपने खूब मैथ बनाया और 2 दिन तक छोड़ दिया, क्या वैसा पढ़ाई होगा? किसी काम का नहीं होगा वो फिर। इसलिए स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटजी बोले तो आपको 2 से 3 घंटे मैथ का प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 1.5 घंटे हिंदी पढ़िए और 1 घंटे इंग्लिश पढ़िए। पियोन का बता रहे हैं, और क्लर्क हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जीके भी है, कंप्यूटर भी है, रीडर वाले में भी वही है, तो जीके जीएस आपको सब पढ़ना पड़ेगा, उसमें रीजनिंग भी पढ़ना है क्लर्क वाले में। तो इन सब चीज़ अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए रोज़ आप 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, सभी विषयों को 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं और रोज़ एक सेट लगाते हैं, सेट हम चालू करवाएंगे, ठीक है ना, सेट लगभग करवा दिया है, फिर से उसी सेट को हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके, थंबनेल पर रहेगा आपका रिवाइज्ड बिहार सिविल कोड रिवाइज्ड प्रैक्टिस सेट, ऐसे तो बहुत जल्द भी वो भी चालू होगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग सवाल देखते हैं, आगे भी बात होते रहेगा, ठीक है।
तो सभी दोस्तों को वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सेशन को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंचे। और बिहार सिविल कोड का मैं इतना बता रहा हूं कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं तलवार के धार जैसा बना दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो, मेहनत करते हैं तो, ठीक है। बाकी घोर कर तो कोई पिला नहीं सकता, आपके ऊपर भी मेहनत करना है। चलिए, क्वेश्चन है 5% वर्ष की दर से 360 रुपये का साधारण ब्याज 72 रुपये होने में कितना समय लगेगा? 5% वर्ष की दर से 360 रुपये का साधारण ब्याज 72 रुपये होने में कितना समय लगेगा? देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ब्याज, ठीक है, पता है, मूलधन पता है, समय आपको नहीं पता है, बस इसी से निकाल दीजिए। आपको दर भी पता है 5%। अब क्या फॉर्मूला होता है जी समय निकालने का? सवाल को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आप आसानी से सवाल बना सकते हैं। सवाल देखकर घबराना नहीं है, ओके। मैथ वाले डरते नहीं है, इतना बात याद रखो। बिहार के तो खासकर हीरो होते हैं मैथ में, ठीक है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। अब इस पर बैठा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। ब्याज कितना है? 360 और गुने 100 बटा मूलधन कितना है? दर से इतना रुपये का साधारण ब्याज सॉरी, ठीक है, यहाँ पर 72 है, ओके। कितना है? 72। उसके बाद क्या है? 360 और गुने दर कितना है? 5। तो देखिए काट सकते हैं आप, 5 दूना 10, ये क्या हो जाएगा? और ये 0 से 0 कट गया, 36 दूना 72। कितना आ रहा है? 4% आपका आ गया। तो ऑप्शन में डी नंबर आपका सही हो गया। प्रश्न को देखिए, बोल रहा 5% वार्ष की दर से 360 रुपये का कोई साधारण ब्याज है। कितना? 5% की दर से, और ब्याज 72 रुपया होने को है। तो सिंपल, इसमें खाली समय पूछ रहा है, और आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूले से आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। PRT बटा 100 होता है, तो वहाँ से समय निकाल लीजिए। तो एक फॉर्मूला से मैंने ये बनाया है, ठीक है ना। बस समझ कर खेल है। चलिए एक आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर 5% है तो हम आपको 3% दे देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर मूलधन 360 है, तो यहाँ पर हम मूलधन आपको दे देते हैं 200, ठीक है। और उसके बाद हम ब्याज यहाँ दे देते हैं आपका, ब्याज हो गया आपका 50। अब चलिए आप समय निकालिए, तो समय निकालिए कितना आ रहा है। समय निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसे ही पुट करना है। देखिए ब्याज कितना आपने किया है? ब्याज मैंने इसमें 50 दे दिया है, फॉर्मूले में 100 है तो 100 लिख दीजिए, बटा मूलधन कितना दिया है तो 200, और दर कितना है? 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 100 दूना 200, ये हो जाएगा 25। आपका 25 बटा 3 आ गया, ये आ गया आपका समय। 3 से भाग दीजिएगा तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। इतना समय लगेगा, तो इसे नोट कर लीजिए और अगला सवाल देते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। ऐसा सवाल रहेगा, ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और सेम टू सेम ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा सवाल रहेगा तो रहेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं देखना है कि ये क्या आसान है। आसान क्वेश्चन सभी के लिए आसान होता है, इतना बात याद रखिएगा। आसान क्वेश्चन जो लोग गलत करते हैं वही एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, ठीक है दोस्त। हाँ, तो आप लोग में से किसी का दुश्मनी भी होगा तो दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इतना बात याद रखना, ठीक है। लड़कों की जैसे मान लो, सपोज करो कि आप एक किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उससे आपका क्या ब्रेकअप हो जाता है, तो आप उसे आसान से लेने लगते हो, टेक इजी बोलते हो ना, तो उसको भी इजी मत लो, कभी ना कभी आपके साथ घात कर सकता है, ठीक है। उसी तरह है, तो इसको माइनर से माइनर चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, यही आपका रिजल्ट बनाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए, ठीक है। देखिए सवाल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये तो आप लोग भी बना चुके होंगे, मुझे लगता है आंसर आप लोग दे दिए होंगे, ओके। देखिए
तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32, भाग देंगे तो ठीक है, गुना है तो गुना कर दीजिए, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और इसमें क्या करना है, ये हो जाएगा 1/3 और क्या हो जाएगा -32, ठीक है जी, समझ गए। इसमें भाग दीजिएगा तो उतना ही होगा ना, ठीक है, क्लियर हो गया। 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। हम 1/3 लिखे हैं, क्यों आप समझ रहे हैं क्यों मैंने लिखा है, ये सब बेसिक है। नहीं समझ में आ रहा है यार, बेसिक है, इसमें क्या करना, क्या मतलब किया है मैंने, हाँ वही तो, ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है। देखो आगे क्या करना है, यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। देखो अब हमको लग रहा है कि बहुत सिंपल है, आगे का भी करें, लो कर देते हैं इतना, ये तो बहुत इजी है। इसमें चलिए एक आप सवाल बनाइए, 30% -20 का 10% कितना होगा, चलिए निकालो दोस्त, बनेगा राधिका, बनेगा, देखो विकी सॉल्व करो, प्रैक्टिस इजी है, बन जाएगा, कर लो कि सॉल्व कर दे। देखो क्या करोगे, 30% बोल रहा है तो इसको हम परसेंटेज का मतलब 100 होता है, -20 है 20 दे दो, का मतलब क्या होता है गुना होता है, ठीक है। उसके बाद 10/100 लिख दो। अब आगे भी कर लोगे कि ये भी करें, चलो देख लो क्या हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा। अब 3/10 मत पूछना कहाँ से लिखा है, देखो कहाँ से लिखा है मैंने। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे दो, उसके बाद देखो 1 0 से 1 0 यहाँ पर काट सकते हो, ठीक है। और ये इससे करोगे तो देख लो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, एलसीएम निकाल दो, देख लो, देखो सॉल्व करो कितना आ जाएगा। हमको लग रहा है कि 3 और -10 आएगा, ओके, यहाँ पर आ जाएगा 3 -10/10 यानी 7/10, इतना क्लियर है। देखो तो चेक करो, गुना भाग सही नहीं सही है ना, दिक्कत तो नहीं है ना, नोट कर लीजिए लोग, आगे देते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, ये पूछा गया है यूपी सिविल कोर्ट और एमपी सिविल कोर्ट में, ओके, इम्पोर्टेंट है, देखने में लग रहा है आसान है, ठीक है, आसान तो है ही, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पढ़ना है, ओके। 2 से 3 प्रश्न ऐसे रहेंगे प्रैक्टिस के संदर्भ में, तो देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल 2014 में पूछा गया है एमपी सिविल कोर्ट और मध्य प्रदेश सिविल कोर्ट में, ये सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, आप देख कर भी ऐसे आसानी से नॉर्मल क्वेश्चन है, कर लीजिए सॉल्व। देखिए सॉल्व कर देते हैं हम, आप लोग भी कीजिए, नॉर्मल है, इसमें सॉल्व क्या करना है, आप लोग आसानी से बना देंगे। चलिए प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बन गई नसीब दुश्मन, चलिए देखिए इसे, देखिए अगला सवाल है, सिलेबस से ऐसे प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे, ओके, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, क्वेश्चन अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, ओके दोस्त। देखिए चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु, शंकु बना लीजिए, आपको पता है क्या कैसे शंकु बनाते हैं आप लोग, शायद ऐसे बनाते होंगे लोग, ठीक है ना। एक लंब वृत्तीय शंकु हो गया, लंब और वृत्तीय फॉर्म में, ओके, ऐसे, ठीक है। तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है, तिरछी ऊंचाई यानी ये 15 और ये बराबर होगा, और इसका क्या है, ये तिरछी ऊंचाई 15 मीटर है, ओके, और इसकी ऊंचाई 9 मीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 9 मीटर, ठीक है ना। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पर समझ का खेल है, यहाँ से आप एक चीज़ निकाल लेंगे तो आपको आसानी से आप बना सकते हैं, चूँकि आपको पता है शंकु की तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना, एल पता है,
एच भी पता है, तो आपको पता है ऐसे करेंगे आप, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर एल का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 और 9 का 81। इसे घटाइए, इसे जब आप घटाएंगे तो देखिए 5 में से 1 गया 4 और एक कितना हो जाएगा, घटाइए 12 में से 8 गया तो 4, 44 यानी 144 हो गया। यानी कितना आ रहा है आपका 12, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर आ गया इसका, ये निकल गया आपका। उसके बाद क्या पूछ रहा है प्रश्न में, इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ तो वेरी सिंपल, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्र फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर एल, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो आपका एल भी आप निकाल लिए हैं आसानी से, पाई रहने दीजिए, ठीक है। आर का मान तो आप क्या पुट करेंगे देख लीजिए। अब चलिए इतना हिंट दे दीजिए, अब बनाइए, बहुत ही आसान है, इतना नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये सब तो आपको खुद ही करना पड़ेगा दोस्त, इतना जब आप सॉल्व नहीं करेंगे लोग तो क्या सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए कितना आंसर आ रहा है, देखिए दोस्त कितना आ रहा है, देखो बताइए। एगो तो हम निकालिए दिए हैं यार, कितना देख लेते हैं हम भी। पाई एगो आपका निकल गया 12, ठीक है, और दिया है ये क्या 15 एल दिया है, पुट कर दीजिए। तो देख लीजिए पाई के बदले आप लिख सकते हैं क्या 22/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 22/7 गुने 15, इसको गुना कीजिए कितना हो रहा है, 15 दूना 30 का 0 और 15 का 15 और 15 3 180, 180। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो आप क्या लिख सकते हैं 180/पाई लिख दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में है इतना, तो यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। कुछ नहीं है, इस तरह के सवाल रहेंगे। चलिए एक हम देते हैं अभ्यास के लिए, आप सॉल्व कीजिए। एक लंब वृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है वहाँ पर, तो आप यहाँ पर 13 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसकी ऊंचाई 9 मीटर है, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आपको हम दे देते हैं, थोड़ा सा बना ले, कितना हो जाएगा इसका 15 दे देते हैं, ठीक है। आप चलिए सॉल्व कीजिए, बाकी सेम प्रोसेस है। कितना आ रहा है मान देखिए, सॉल्व कर लीजिए इसे, ठीक है। अगला सवाल देते हैं। ला 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 ला। देखिए अगला सवाल है आपके सामने दोस्तों। कैसे इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ से एक सवाल रहेंगे, ओके, यहाँ से 5 प्रश्न रहेंगे, एक नहीं 5 प्रश्न रहेगा बिहार सिविल कोड के अकॉर्डिंग। सिलेबस उठाकर देखिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाकर देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि कितने क्वेश्चन पूछे गए, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ओके। तो मैथ का जो लेवल है जो हम बता रहे हैं तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है, ओके। आप मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा क्लास। 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्ज़ाम है दोस्त, ओके, तो उसमें हम भी शामिल हैं, ठीक है ना, हम भी आप ही लोग की तरह हैं। तो बीपीएससी का हम लोग का 12 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो थोड़ा बहुत आप लोग का क्लास हो सके 1-2 दिन माइनस करना पड़ेगा। बाकी 12 फरवरी के बाद से तलवार के धार बने रहेंगे, क्योंकि हम भी फ्री हो जाएंगे और आप लोग तो हैं ही। देखिए अभी आप लोग का एग्ज़ाम क्या मतलब, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है दोस्त, ओके। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जब भी आएगा आयोग की तरफ से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है। देखिए एग्ज़ाम आपका जो है ना, फरवरी तो बीत जाएगा, मार्च भी बीत जाएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है मार्च के बाद ही अप्रैल के आसपास आप लोग का एग्ज़ाम होने की संभावना है। एक सिविल कोर्ट में हैं जो जज साहब, उनके मुताबिक मतलब हैं, वो तो मेरे जान पहचान को उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब उनसे बातचीत की है तो उन्होंने बताया, वो उन्होंने कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल तक जाएगा,
तो चलिए, आप लोग के पास समय भी अगर अप्रैल तक, मतलब ये मौखिक है, अभी लिखित ऐसा नहीं मिला है, ठीक है ना। तो वैसे मतलब चलिए, जो दिया है हो सकता है एग्ज़ाम, तो मतलब जहाँ तक मेरा है ख्याल, आपका एग्ज़ाम फरवरी में नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम के डेट और बढ़ेंगे, और जब तक कुछ भी नहीं हो रहा है तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। इंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, खेल खेल में पढ़ना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। देखिए, किताबों के अलावे भी एक और दुनिया होती है जो किताबों से नहीं मिलता है, जिसे हम लोग बाहर की दुनिया बोलते हैं। आप खूब किताबी कीड़ा बन जाइए, और ना तो आपको बात करने का तरीका पता है, अब नहीं किसी से कैसे पेश आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना है। किताबों से भी बाहर की एक दुनिया होती है जो किताबों से नहीं मिलती है, वो बाहर के दुनिया से मिलती है। और आपके संगत जो होंगे, जिस इंसान के साथ आप रहते होंगे, उनसे ये सब चीज़ सीखने को मिलता है, या आप खुद उस माहौल में आप ढल जाएंगे। एजुकेशन ऐसा चीज़ है ना कि आप जहाँ नहीं पहुँचना है वहाँ पहुँच सकते हैं। आप एक बार अच्छा से तो पढ़िए, देखिए क्या होता है। आप जैसे जैसे नई चीज़ों को सीखेंगे ना, आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा पैदा होगी, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। और देखिए, मैं नहीं, इस दुनिया के जितने भी जो सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप भी, देखिए नौकरी मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप अगर अच्छा से किसी चीज़ का तैयारी करते हैं तो आप में एक मानवता, इंसानियत के नाते आप में एक अंदर एक शक्ति उत्पन्न होगी। आप वैसा तैयारी करते हैं तो अपने आप को ढाल लेंगे उसके मुताबिक। जिंदगी कैसे जीना है ये आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, क्या है सवाल। एक राशि 2 वर्ष में 720 रुपये के हिसाब से, देखिए क्या है, एक राशि 2 वर्ष में 720 रुपये और 3 वर्ष में 792 रुपये हो जाती है जब ब्याज वार्षिक हो जाता है। तो देखिए, एक राशि 2 वर्ष में 720 रुपये और 3 वर्ष में, देखिए समझना है, यहाँ पर एक राशि है कोई, 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में तो कितना, 1 वर्ष ही ना समय हुआ। 1 वर्ष के अंतराल में ना मिश्रधन इतना हो रहा है, यह मूलधन है और ये मिश्रधन है, ओके। जब ब्याज वार्षिक हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में आपको ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। देखिए, एक राशि 2 वर्ष में 720 रुपया और 3 वर्ष में 792 रुपया हो जाती है, समझ रहे हैं ना। जब ब्याज वार्षिक हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए, भाषा का खेल है, जब आप समझ जाएंगे चुटकी में बना देंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, चूंकि समय 1 वर्ष हो गया, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद पी दिया है आपका, पी लिख दीजिए, कितना है 720। उसके बाद मिश्रधन भी दिया है, तो मिश्रधन को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, 792 रुपया दिया है। अब आपको पता है, जब मिश्रधन और मूलधन समय दिया रहता है तो उसके लिए कोई ट्रिक होता है, ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर बटा 100 इंटू पावर, समय जितना दिया रहता है उतना लिख देते हैं। अब सॉल्व कीजिए ना आप, देखिए ना, आसानी से बना देंगे आप। देखिए सॉल्व कर कर कितना हो रहा है, आगे वैल्यू पुट कीजिए। ए का मान दिया है कितना, 792, ठीक है। पी का भी मान कितना दिया है, 720। 100 प्रश्न में है, फॉर्मूले में है 100, रहने दीजिए। आर कितना है आपका, आर तो आपको ज्ञात ही करना है, ठीक है ना, आर रहने दीजिए। फिर बाटा में 100 हो जाएगा, और समय का पावर, समय 1 वर्ष है तो 1 वर्ष मैंने पुट कर दिया। सब चीज़ सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, ये सिस्टम ही है ना जी। तो देखिए कितना हो रहा है, ये हो जाए आपका 792 और बटा 720। चूँकि ये गुना में है, बराबर के इधर किया तो आ गया ना जी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, 100 प्लस आर और बटा 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा, इससे इसमें गुना करना है, फिर इससे इसमें गुना करना है। सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है, और इसको ऐसे हम तोड़ देते हैं, ठीक है ना। यानी 720 इंटू 100 प्लस आर बराबर में कितना हो जाएगा, 792, 792 100, इतना हो गया। अब चलिए,
अब आपको आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, स्पेस है। देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 प्लस आर, ठीक है, जैसा है वैसा मैं कर रहा हूँ अभी। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 729.00 और बटा में 720। अब आगे सॉल्व कीजिए। अब आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कम ऑन दोस्त, सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। देखिए लोग, बन गए नसीब दुश्मन भागा हो गए। देखिए बना, कितना आंसर है विक्की? सॉल्व करो, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें नहीं करोगे तो तुम्हारा मैथ बहुत कमजोर है, प्रैक्टिस नहीं करते हो। देखो कोई घोर कर तो पिला नहीं सकता है दोस्त, ठीक है ना। जब इतना नहीं कर पाओगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान दो थोड़ा, ठीक है ना, तभी होगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो कितना होगा, सॉल्व कीजिए। देखिए आप काट सकते हैं। देखिए 729 से कितने बार में कटेगा, देख लीजिए किसके किसके पहरा में है ये। आर का मान आ जाएगा जब आप काटेंगे ना, 10% आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए एक हम सवाल आपको देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर पी हो गया आपका 500 रुपया, ए हो गया आपका 600 रुपया, ठीक है, और समय टी हो गया आपका 2 वर्ष। चलिए आप मान निकालिए लोग, कितना हो जाएगा, कितना होगा दोस्त? साइड हो गए हैं, चलो बनाओ। ये सब प्रैक्टिस है। चलो 5 सवाल यहाँ से रहेंगे आपके, ओके, सॉल्व कर लीजिए आप लोग। अगला सवाल देते हैं हम, ठीक है ना। देखो अगला सवाल है क्या, इम्पोर्टेंट सवाल है, और यहाँ से सवाल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ओके, पूछ सकता है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, सिलेबस इधर उधर से हम नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन कुछ भी, यानी जो है वही है, ठीक है। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 केजी बढ़ जाता है जब उनसे 75 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ओके, देखिए 8 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 2.5। तो एक बार निकाल लीजिए इसको, ठीक है। 8 व्यक्तियों का औसत भार दे दिया है, बढ़ जाता है। ओके, जब उनसे 75 केजी भार वाले, एक वेरी सिंपल है, भाषा का खेल है। 8 व्यक्तियों का औसत भार कितना, 2.5 केजी बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे, 8 गुने 2.5 से गुना कर देंगे, तो क्या 8 व्यक्तियों का निकल जाएगा। फिर जब उनमें से बोल रहा है 75 केजी भार वाला एक नया व्यक्ति उसका स्थान ले लेता है, ठीक है, आ जाता है, तो क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे, तो नए व्यक्ति का नहीं निकल जाएगा। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है दोस्त। सवाल को 1 से 2 बार पढ़ोगे, अपने आप भाषा निकल जाएगा, ठीक है। 8 गुने 2.5 क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा 20, क्योंकि दशमलव के एक बाद है तो 0 होगा, 25 8 200 होता है, और पॉइंट एक 0 होगा तो 0 का वैल्यू तो नहीं रहेगा, इसलिए 20 लिखा। उसके बाद क्या है, 75 केजी, तो क्या हो जाएगा, नया व्यक्ति निकालने के लिए 75 को हम इसमें जोड़ देंगे, तो आपका नहीं निकल जाएगा, हैं। 1 मिनट रुकिएगा लोग, लाइट कट चुका है, हम लाइट जलाते हैं। देखिए लाइट आ गया दोस्तों, लाइट कट गया था अचानक, ठीक है, कनेक्शन आउट हो गया था। फिर से हम लोग आ चुके हैं आपके सामने। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए लोग, कुछ नहीं है। देखिए क्या बोल रहा था इसमें, 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 केजी बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत भार था वो 2.5 केजी बढ़ जाता है जब उनसे 75 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। तो नए व्यक्ति का, चूंकि 8 व्यक्तियों का औसत भार पूछ रहा था, इतना दिया था, 8 का मैंने निकाल लिया, इतना आ गया। चूंकि पहले से नए व्यक्ति का आ जाता है तो इतना तो हम जोड़ देंगे, तो नए व्यक्ति का निकल गया हमारा। इसे आप कंप्लीट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। 7 व्यक्तियों का औसत भार आपका 3.5 हो जाएगा। ओके, तो नए व्यक्ति का 65 आ जाता है, तो नए व्यक्ति का आपका भार बताना है। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस इस पर करेंगे,
तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कितना आ रहा है। अगला सवाल देते हैं हम आपको। देखिए अगला सवाल है आपके सामने। प्रॉफिट एंड लॉस से 5 सवाल पूछे जाएंगे, मैंने बता दिया है पहले ही आप लोगों को। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन, इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से 4-5 प्रश्न बनेंगे। ओके, अलजेब्रा से बनेगा ही, सरलीकरण से बनेगा ही, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। माध्यमातिका बता ही दिया है, वो सब कंप्लीट कर लेंगे आप। ओके, देखिए 27 वस्तुओं की लागत मूल हम लोग वैसे जो बचेगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मैथ में आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आप बेहतर हो जाएंगे। हिंदी से और इंग्लिश से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, सब में बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। 35 में 35 आप ला देंगे, 15 में 15 ला सकते हैं, बाकी इसमें आप जीरो हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? सब में आपको बैलेंस ही बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस सब चीज़ को देखते हुए आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, जो मेहनत करता है वही आगे निकलता है, तेज कोई नहीं होता है। आपके माइंड में अगर इस तरह की बात है कि आपसे अगर कोई सहपाठी है, कोई फ्रेंड है, दोस्त है, वो आपसे पढ़ने में तेज है, तो तेज क्यों है? क्योंकि वो समय देता है। ओके, तब वो आपसे बेहतर है। आप भी समय दीजिए ना, आप देखिए अगले दिन आप उससे आगे निकल जाओगे। कहीं ना कहीं आप में कमी है, आप पढ़ नहीं रहे हो उसके मुकाबले। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 से 3 घंटे नहीं पढ़ेंगे मैथ नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, लिख कर रख लीजिए। ठीक है, देखिए 27 वस्तुओं की लागत मूल 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 27 वस्तुओं के लागत मूल्य, तो लागत मूल्य आप क्या विक्रय मूल्य पर बोल रहे हैं, विक्रय मूल्य के समान है, तो विक्रय मूल्य पर आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 माइनस 18 क्या हो जाएगा आपका? 9। चूँकि आप लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के हिसाब से बोल रहा है, तब क्या हो जाएगा? 18 वस्तुओं के हिसाब से हो जाएगा। अब क्या लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। 9/18 गुने 100, देखिए 9 दूना 18 और ये 50, कितना आसान है। देखने में थोड़ा सा भास्ट लग रहा है, लेकिन जब आप प्रश्न को समझ जाएंगे, चूंकि 27 वस्तुओं की लागत मूल्य पूछ रहा है 18 वस्तुओं के, तो आप आसानी से आप क्या, सबसे पहले बेहतर होता है मैथ में क्या जरूरी है कि आपको समझना है कि भाषा, मैथ की भाषा जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप प्रश्न मैथ का आसानी से, देखिए कभी कभी आप नोटिस कीजिएगा, अगर कोई चीज़ आसानी से आपको मिल जाती है तो उसका कोई मोल भाव नहीं रहता। आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, वैसे भी वो ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, जो तपस्या करने के बाद, बहुत जूझने के बाद, आपके संकट हो, घर में बहुत सारे विपद पड़ गया हो, आप रो रहे हैं, मान लीजिए कि एग्ज़ाम है, क्या हुआ था कल मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, इस दुनिया में जो लोग भी आया है उसको एक दिन जाना ही है, तो सिचुएशन सबके पास आता ही रहता है, तो आपको उस सब सिचुएशन से घबराना नहीं है। जो लोग घबरा जाएंगे, यही तो स्ट्रगल होता है। स्टूडेंट लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं है तो आप समझ लो कि बाहर हो। जब तक आपके सामने स्ट्रगल नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। आप लिख कर ले लीजिए, अगर आपके साथ संकट हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है, आप इस परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आप उसमें अपने आप को समझिए कि मजबूत बना रहे हैं, आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके पास लड़ने की इच्छा जो है, लड़ने से अंदर की जो शक्ति है वो दिन पर दिन और मजबूत होते जाएगी, अगर आप इन सब परेशानियों को जूझ रहे हैं तो। जिसके पास पहले से बनाया बनाया है वो क्या समझेगा कि स्थिति, समस्या, प्रॉब्लम क्या होता है, वो नहीं देख सकता है। लेकिन हाँ, जो एक नीचे से उठकर, जो झुग्गी झोपड़ी से निकलकर और दम सिस्टम में आता है, वो समझ लीजिए उस दिन सिस्टम कैसे चलाया जाता है वो इंसान अच्छा से उसके जैसा कोई बेहतर नहीं जान सकता, क्योंकि वो उस परेशानियों से लड़ा है, जूझा है। ठीक है, तो वही है, ये सवाल भी उसी तरह है, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आपको लड़ना है। देखिए इस दुनिया में आपके पास परेशानी है तो लड़िए, आप नहीं लड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इन सब महात्मा बुद्ध का नाम सुने हैं, गौतम बुद्ध। बुद्ध क्यों बने? बहुत राजा महाराजा थे, उनके पास क्या नहीं था, लेकिन उनके पिताजी ने दरबार में बोला था कि जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ को बाहर नहीं, मतलब वैसे चीज़ों से अनवगत रखना है।
लेकिन वास्तव में जब उनका मन किया बाहर, महल से बाहर निकलने के लिए, तो वास्तव में बाहर निकलते हैं और जाकर देखते हैं तो चार चीज़ मिलता है सामने। उनका माइंड कन्वर्ट हो जाता है। ओ माय गॉड, बाहर की भी दुनिया कुछ है। बूढ़ा व्यक्ति, ये कौन है मरा हुआ व्यक्ति? वो देखकर उनका दिमाग अचानक हैरान हो गया और वहीं से उनको सीख मिली कि ओ माय गॉड, यानी कि हमारा भी जो शरीर है नश्वर है, एक दिन सबको विलीन होना है। तो इन सब चीज़ों को भी देखकर तैयारी कीजिए, क्योंकि देखें यहाँ पर कोई भी मानव जो है, जो इंसान है, वो अस्थाई नहीं है। ठीक है, ये सब भी बात मोटिवेशनल बातें हैं, ताकि आप लोग अंदर जो सोया हुआ जमीर है आपका, उसे भी जगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, तो ये रहा आज हम लोग। क्या थोड़ा, मेरा भी एग्ज़ाम है दोस्त, मुझे भी पढ़ना होता है। आप लोग क्या करेंगे, इतना प्रिपेयर कर लीजिए। और हम रोज़ पढ़ना तो रोज़ है, आप रोज़ नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन गैपिंग कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रैक्टिस रोज़ कीजिए। और किसी प्रकार की परेशानी होती है तो स्टैंड बीपीएससी इंस्टाग्राम पर भी है मेरा, वहाँ पर जाइए, स्टैंड बीपीएससी फॉलो कीजिए। ठीक है, फॉलो करने के बाद आप किसी भी तरह की परेशानी होती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। हमारे दिल में वैसा कुछ नहीं है कि हम मतलब थोड़ा सा इग्नोरेंस वाला, वो मेरे अंदर नहीं है दोस्त। वी आर फ्रेंड, हम सभी लोग दोस्त हैं। ठीक है, एक भाईचारे के नाते, इंसानियत के नाते, अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं आपसे मदद लूँगा, आपको परेशानी होगी तो आप मुझसे शेयर करोगे या मुझसे हेल्प मांगोगे। ठीक है, हम मिलकर करेंगे, क्योंकि ये हमारा परिवार है। मैं ना तो यहाँ पर एक टीचर हूँ, मैं आपका एक दोस्त हूँ। ठीक है, दोस्त भाई। तो वैसे हम लोग को पढ़ना है, मिलकर पढ़ना है। यूट्यूब हम लोग का एक फैमिली है। ठीक है, और मुझे इससे कोई उतना लोभ मोह लालच भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, हम अगले क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कीजिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट सभी को। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग फिर से मैथ का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार सिविल कोड के लिए, इसलिए हम लोग मैथ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पूरे मैथ में मैथ ला सकते हैं। और हिंदी की बात करें, जीके की बात करें, इंग्लिश, ये सब भी कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन मैथ ऐसा विषय है, यानी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर आपको तैयारी करना है। ठीक है, और एनर्जेटिक पैशनेटिव बनिए। ठीक है ना, स्टूडेंट का मतलब होता है, स्टूडेंट का मतलब भी होता है कि अंदर से एनर्जेटिक, जोशीला होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट अगर अभी से ही आराम फरमाएगा, ओके, यानी जो रेस्ट चाहेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। स्टूडेंट का मतलब होता है आप कठोर रहो, अंदर से कठोर, जितना हो सके उतना। अगर शरीर से पसीना भी निकल रहा है, पढ़ रहे हैं, तो अभी तो खैर ठंडी का मौसम है, कोई नहीं, लेकिन ठंड भी लग रहा है तो ठीक है, इग्नोर कीजिए। कंसंट्रेट होना चाहिए एकदम किताब पे। ठीक है ना, किताब पे होना चाहिए आपका माइंड। अगर किताब पे होगा तो समझ लो कि आपको ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, तो माइंड को एकदम कंसंट्रेट कर कर उस समय जब आप पढ़ रहे हो, मोबाइल से, अगर देखिए आजकल तो डिजिटल दुनिया है, मोबाइल का उपयोग जैसे कि आप अभी क्लास कर रहे हो तो उस समय देखिए, फिर ख़त्म हो गया रख दीजिए, फिर उसको रिवीजन कीजिए, कॉपी पर उतार कर लिखिए। ज़रूर लिखना ज़रूर है। कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं तो पेन से आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कलम उठाकर नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लिख लेते हैं अपनी भाषा में, नोट्स बना लेते हैं और कुछ दिन बाद उसे रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपकी भाषा में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का। हाँ, स्टूडेंट है, अगर आपके पास बादाम है, रोज़ 4 5 6 7 बादाम खाइए, क्योंकि बहुत ही एनर्जेटिक, आपको मतलब सुस्त नहीं हो पाओगे, आप स्ट्रॉन्गेस्ट रहोगे अंदर से। शरीर बेशक कमज़ोर हो लेकिन एनर्जी रहेगा भरपूर, इतना ये बादाम खाने से। तो इसको यूज कीजिए। स्टूडेंट सुबह पानी में फुला कर भी खाइए, मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग मैथ का सवाल देखते हैं। क्या है, एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। पिछले समय के 3/4 वे, यानी 3 बटा, देख लीजिए,
3 के 4वें हिस्से में, मतलब ये समय में उतनी ही दूरी तय कर रहे हैं, यानी 4 घंटा जो लग रहा है उतने के मुताबिक बता रहा है। ठीक है, तो हम 4 घंटे को लेकर चलेंगे। फिर देखिए बोल रहा है दूरी तय करने के लिए कार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होनी चाहिए। सवाल को समझेंगे आप 1 से 2 बार, बेशक आपका भाषा निकल जाएगा कि आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, आपको क्या निकालना है। ओके, देखिए एक कार है 300 किलोमीटर दूरी, यानी डी आपको पता है 300 किलोमीटर। चूंकि नया समय आपको निकालना पड़ेगा, प्रश्न में पूछ रहा है ये कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। कितना? 4 घंटे लगते हैं। और पिछले समय के यानी 4 घंटे के साथ लेकर चलना है। चूंकि 4 का कितना 3/4वां हिस्सा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए नया समय। समझ में आया? नहीं, देखो एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार है, मैंने उसका डिस्टेंस लिख लिया। चूंकि जितना दूरी तय करती है उसको दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 घंटा लगता है। फिर 4 घंटा के 4 घंटवें हिस्से के 3, यानी 4 घंटवें हिस्से के 3 समय में उतनी ही दूरी तय करने के लिए उसे गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितना गति करेगी, कितना होना चाहिए उसका, ये पूछ रहा है। तब नया समय सबसे पहले कैसे निकालेंगे? क्योंकि नया समय हो जाएगा 4 गुने 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी आपका 3 आ गया समय। ओके, 3 घंटा नया समय आ गया। फिर उसके बाद पूछ रहा है गति निकालना है। ओके, के लिए गति, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, पता है ना, दूरी बटा समय हो जाएगा, चाल। गति मतलब चाल ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 300 और बटा 3 क्या हो गया, यानी 100 किलोमीटर। यही तो आंसर हो गया, कुछ है इसमें? राइट आंसर डी हो गया। समझना है, समझ का खेल है, मैथ कॉन्सेप्चुअल है। अब रटेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, बाबर भारत में कब आया था, बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया, ये सब तो फैक्चुअल है, मतलब फिक्स है। लेकिन मैथ फिक्स नहीं रहता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भला डिजिट चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं आपके पास तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लाइट चला गया है, रुकिए हम इन्वर्टर ऑन करते हैं। तो दोस्तों इन्वर्टर ऑन हो गया, आप लोग अब पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिए, अगला सवाल हम देते हैं। देखिए ऐसा सिलेबस से प्रश्न रहेगा आपको, तो ये नहीं देखना है कि हम आसान दे रहे हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस आपको कवर करना है। मैथ ऐसा विषय है कि अगर आप सिलेबस कवर नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ इस पर आपको हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, क्योंकि ये इतना नॉर्मल है कि थोड़ा सा ऐसा रहेगा, लेवल यही रहेगा, एडवांस लेवल में रहेगा। हो सके 2-3 स्टेप और बढ़ा दे, लेकिन सेम रहेगा। ओके, तो इस तरह आप पहले सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, देखिए तो। हालांकि है नहीं कुछ इसमें, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ठीक है, एक और सवाल देते हैं, इसमें आपको हम 600 का 30% का 200% क्या होगा, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 60 भागा 30 का 10% का 5% क्या होगा। ये सब प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए कितना मान आ रहा है इसका। ठीक है, देखो स्टूडेंट हैं तो एक और चीज़ बताते हैं, नॉलेज के लिए जानकारी है। आप जब अब तैयारी करते हो ना किसी चीज़ का, तो समाज में कई तरह के लोग मिलेंगे। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक आपको गलत बोलेंगे और एक सही बोलेंगे। लड़की भी होगी तो कुछ लड़कियां मतलब उन लोग इग्नोर करती हैं कि हाँ ये ऐसी है वैसी है। लड़का भी होगा तो कुछ लड़के भी बोलते होंगे कि ये लड़का जो है ना, मतलब कुछ सपोर्ट में होंगे और कुछ अनसपोर्ट में होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। अंदर से सिर्फ आपको ये रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। कोई कुछ भी बोलता है, कौन कौन क्या बोला, सिर्फ ये बोलिएगा कौन, सॉरी, आई एम सॉरी, बोल दीजिए बस, और बाकी फोकस करना स्टडी पर। देखिए कितना आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए लोग। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 गुने 60% का बटा 100 होता है। ठीक है, फिर गुना का मतलब गुना होता है। उसके बाद 350 है, परसेंटेज का मतलब 100 है। चूँकि 2 0 से 2 0 कट गया और ये 2 0 से 2 0 कट गया। गुना कीजिए, 15 छक्का 90, 90 गुने 35, यानी 9 5 45 का 5 और 9 3 27 0 31, 31 50। ठीक है,
तो राइट आंसर आपका आ रहा है 3150 आ गया। सिंपल है। उसके बाद इसको अब सॉल्व करेंगे तो सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे, चूँकि 600 का मतलब गुना, फिर 30 और बटा, इसमें गुना भाग का खेल है और कुछ नहीं है। जिनका ये बेस मजबूत होगा, आप देखिए मैथ में यही सब चीज़ है, जोड़ घटा गुना भाग स्ट्रॉन्ग है, बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो मैथ आपको समझने में मदद मिलेगा। ये नहीं है तो फिर आपको बेसिक में मजबूत करना पड़ेगा। फिर यहाँ तो हम बता नहीं सकते हैं, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। ओके, तो देखिए यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। फिर का है तो का मतलब गुना, फिर 2% का मतलब जब भी परसेंटेज लगा होगा किसी भी, तो उसको समझ लीजिए कि मतलब बटा में 100 होगा। ठीक है, तो 200 बटा क्या हो जाएगा 100। फिर उसी तरह सॉल्व कीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो, 36 18, 18 दूना 36 यानी 360। सिंपल है। फिर उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए हम इधर साइड में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यानी 60 है तो इसमें भाग दीजिएगा तो 30 दूना 2 आएगा। ठीक है, तो 2 गुने का है। ओके, 2 गुने तो का मतलब गुना। ठीक है, 10% है तो 10% को हम 1/10 डायरेक्ट लिख देते हैं। चूँकि 10% 10/100 होगा तो डायरेक्ट 1/10 लिख दिया। चूँकि का है तो फिर अब गुना लिखेंगे। फिर उसके बाद 5% है तो 5/% का मतलब 100। देखिए 2 पंजे 10, 5 5 कट गया, क्या 1/100। ऐसे ही सॉल्व करना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को भी आप सबके लिए अच्छा नहीं कहलाएंगे। उसी तरह मैथ है, मैथ मांगता है प्रैक्टिस। अब जितना अपने आप को लगाएंगे उतना ही आप यहाँ पर अच्छा होंगे, और जितना ही आप मतलब किसी की बातों को सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, 2 बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं, तो आप सभी के नज़रों में अच्छा है। गलत का विरोध नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, सुधा बोले वाले लोग। लेकिन ऐसा भी नहीं रहना है। स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ा लिखा है, समझ रहे हैं। रियल एजुकेशन का मतलब होता है कि गलत को गलत और सही को सही बोलो, चाहे आपके घर में क्यों खुद ना हो। विरोध करना है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। आपके साथ भी अगर गलत हो रहा है तो आप उंगली उठाइए। आप उंगली नहीं उठाते हैं आज तो कल बहुत बड़ा वो सौगात हो सकता है, बहुत बुरा साबित होगा। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ इन बाहरी दुनिया होती है स्टडी के अलावा, वो सभी मैं बातें आप लोग को बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरा सिलेबस है ये सब पढ़ने के लिए, तो मुझे बेहतर पता हो। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा चार्ज करते रहता हूँ। ठीक है ना, आपके अंदर एक ऐसी ज़मीर होती है जो सोया रहता है, सिर्फ उसे थोड़ा सा एक बार शॉर्ट सर्किट दे दीजिए, ऑटोमेटिक वो जलने लगेगा। उसी तरह आपके अंदर होता है। चलिए नोट कीजिए, अगला सवाल देते हैं हम। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, मैथ है तो मैथ में कलम उठाना पड़ता है दोस्तों के। 24,000 रुपये की निवेशित राशि, यानी 24,000 रुपये की राशि निवेश की गई 5 वर्षों के लिए, कितने दर से, 8% वार्षिक दर से। सब चीज़ दिया हुआ है, इसमें तो सब चीज़ दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और साधारण ब्याज से दर से प्राप्त राशि यानी मिश्रधन निकालना है। प्राप्त राशि मूलधन भी है, सिर्फ आपको मिश्रधन निकालना है। अब चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए, कितना राइट आंसर होगा, सॉल्व कीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं तो एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम देने से आप फेल हो जाते हैं तो अपने आप को फेलियर मत समझिए। एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम देने से अगर कोई इंसान फेल हो जाता है तो फेलियर थोड़े है। हो सकता है कि 1-2 नंबर से उसका मार्क्स कम आ गया हो, इसलिए उनका डिसलेक्शन हो गया हो। तो उन सब चीज़ों को न देखते हुए भी आगे बढ़ना है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, सिर्फ क्योंकि आप बेस्ट हैं, आप सबसे बेस्ट हैं और आपको अपने आप को निखारने की ज़रूरत है। ओके, जो इंसान अपने आप को हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, सिर्फ उसको पहचानने की कमी होती है। आप बेस्ट हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी जिज्ञासा है, ऐसी पावर है जिसके बदौलत आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सब कोई तो गेन नहीं करता है, कोई बात बताता है, वही लोग बातें समझते हैं। जैसे कि कोई एकदम कंसंट्रेट माइंड को कर किसी की बातों को ध्यान से सुनता है, वो सक्सेस हो जाता है और बातों को फॉलो करते हैं। तो और आज के ज़माने में डिजिटल दुनिया में अगर कोई बोलता है कि हम
मेरे पास इकोनॉमिकल कंडीशन है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ना नहीं चाहता है, समझ लो। देखो 24,000 रुपये की राशि सॉल्व करते हैं। चूँकि आप सब चीज़ इसमें दिया है तो आपको पता है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। एक और ट्रिक होता है PRT और बटा 100। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। P का मान 24,000 है, 24,000 रहने दिए। R का मान 18% है, 18% रहने दिए। समय 5 वर्ष है, 5 लिख दीजिए और बटा में 100 है, 100 रख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एगो जीरो बचेगा यहाँ पर। ओके, यानी 2400 गुने 90, देखिए कितना हो रहा है। कितना हो जाएगा, 24 से है ना, ठीक है। तो 9 चौका 0 का 0, 9 चौका 36 का 6, 9 दूना 18 यानी 21, 216 है। 21,600 रुपया आ गया आपका क्या, साधारण ब्याज आ गया। चूँकि कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। और साधारण ब्याज आप तभी निकालेंगे जब मूलधन पता हो, दर पता हो, समय पता हो। तीनों पता है, इसलिए मैंने साधारण ब्याज निकाल लिया। उसके बाद आपका मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट यानी मिश्रधन हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है ना। मिश्रधन को ए से इंडिकेट करते हैं। तो मिश्रधन का पता है कि क्या होता है, मूलधन। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या, ब्याज, वही साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं। मूलधन आपका दिया है 24,000 रुपया, ठीक है। और ब्याज दिया है, आया है, निकाले हैं जो आप 21,600। जब इसे अब जोड़िए तो 00 का 00, फिर 0 6 6, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद 4 1 5 यानी 45,600 रुपया आपका मिश्रधन आ गया। तो 45,600 ऑप्शन में कहीं है तो देखिए बी नंबर में है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। कुछ है इसमें, वेरी सिंपल है। सिलेबस में ये रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से 5 या 6 प्रश्न रहेंगे, इसलिए मैं बार बार ये फोकस करवा रहा हूँ। ये कंप्लीट हो गया तो 5 या 6 प्रश्न किस कहीं से भी आए, हर तरीके से मैं रोज़ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का कम से कम 5 या 6 करवाता हूँ। और सबसे लगभग 2 या 3 अलग अलग कर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है सब हम करवाते हैं। क्योंकि कहीं से भी ऐसा ना लगे कि आपको ये पढ़ना है ये आपने नहीं किया। इसलिए आप मेरे साथ रोज़ जुड़िए शाम को 5 बजे और पूरा आपको क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। जितना होगा उतना हम करवाएंगे, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर आप यूथ से पीछे हो जाएंगे। रोज़ पढ़ना है, जहाँ भी कमी हो रही है। देखिए कुछ लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं जो मुझे व्हाट्सअप करते हैं और वो क्वेश्चन भी भेजते हैं बनाने के लिए, मैं उनका जवाब भी देता हूँ। आपको भी अगर किसी भी तरह के कोई प्रश्न नहीं बनता है तो आप मुझे देंगे, अगर मैं व्हाट्सअप चेक करूँगा तो बनाकर ज़रूर भेज देता हूँ। चाहे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज करेंगे डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं है, हम भी आप ही की तरह हैं, ठीक है। और एक दोस्त के नाते, एक इंसानियत के नाते मेरा कोई वो नहीं है कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं या ऐसा, किसी तरह मेरे माइंड में वो सब नहीं है। बस जो चीज़ जानते हैं बस वो आपके तक आसानी से पहुँचे, ओके, यही चीज़ है। तो इसे नोट कीजिए। अगला चलिए एक आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए यहाँ पर 24,000 है तो हम आपको दे देते हैं 6,000, ठीक है। 6,000 मूलधन हो गया। आर का मान दे देते हैं हम 3 और टी दे देते हैं 2। अब आपको इसमें ए निकालना है और एस आई निकालना है। चलिए निकालिए, सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है इसका मान। देखिए सेम टू सेम सॉल्व कीजिए, प्रोसेस है, प्रैक्टिस के तौर पर कीजिए। जीके जीएस, देखिए जो लोग अगर ग्रेजुएशन वाले होंगे, एक स्टूडेंट थे मुझसे सीनियर थे, वो उम्र में भी बड़े थे मुझसे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर जीके जीएस के लिए क्या करें। जीके जीएस का जो सिलेबस रहता है वो भारत के जितने एग्ज़ाम होते हैं लगभग सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि रेलवे में जीके जीएस अलग होगा, बीपीएससी में जीके जीएस अलग होगा, सिलेबस सेम ही रहता है। अगर रेलवे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो बीपीएससी में भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, सिविल कोर्ट में भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। तो अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो बीपीएससी का स्पेशल है, उस वो जीके जीएस हाई लेवल का पढ़ लेते हैं तो नॉर्मल एग्ज़ाम का जीके जीएस आप आसानी से बना सकते हैं। दरोगा का भी उसमें होगा, बिहार पुलिस का भी होगा, फॉरेस्टर का भी होगा, तो सबका होगा लगभग। आप प्रैक्टिस कीजिए उसका जीके जीएस। और जीके जीएस का भी रेगुलरी मतलब 10 दिनों की बात है। 10 दिन तक हम थोड़ा सा रहेंगे डिस्टर्बेंस, लेकिन उसके बाद तलवार के धार बोले हैं तो आपको हम बनाएंगे। बस आप मेरे साथ बने रहते हैं तो इंग्लिश का ऐसा क्वेश्चन करवा देंगे ना कि मतलब देखते देखते आप बना दोगे, इंग्लिश देख कर ही आप बना सकते हो।
और उसके बाद हिंदी का तो क्या, हिंदी तो बहुत करवा दिए हैं, लेकिन अब रिवाइज्ड के सेशन में जो इम्पोर्टेंट होगा वही हिंदी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, और सब होगा लगभग में, कुछ नहीं बचेगा आपका दोस्त। ठीक है, इसे नोट कीजिए और देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है, सेम बना लीजिए। अगला हम सवाल देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे दोस्त। देखिए ये जो सवाल है ना, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न रहेंगे रेलगाड़ी वाला, क्योंकि सिलेबस में है और दिया है। 2 से 3 प्रश्न रहेंगे, आप प्रीवियस ईयर को उठा कर देखिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। 2 से 3 यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ से अलग अलग टाइप भी मैं करवा दूंगा। ठीक है ना, जितने भी 10 टाइप 12 टाइप जितने होंगे सब टाइप हम लोग देखेंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा नहीं। ठीक है, बचने तो हम लोग देंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जितना मिलेगा सबको उड़ा देना है। ठीक है दोस्त, देखिए यदि रेलगाड़ी किसी खंबे को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, या गति बोले तो चाल, ठीक है, 20 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पर प्रश्न को समझना है, थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा घुमा दिया है, हम बताएंगे कैसे आप लिखेंगे उसको। यदि रेलगाड़ी किसी खंबे को, ठीक है, पार करती है, मान लो ये आपका क्या रेलगाड़ी हो गया, ऐसे ही ना रेलगाड़ी होता है जी। ओके, ये किसी खंभे को पार करती है, ठीक है, ये पटरी हो गया। ठीक है, चूंकि 20 सेकेंड में पार करती है, चूंकि आपका क्या दिया है खंभे को, रेलगाड़ी की, क्या रेलगाड़ी किसी खंभे को इतना सेकंड में, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ लिख दीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई, आगे काम आएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर गाड़ी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ये दोनों बराबर होगा। ओके, ये दोनों बराबर होगा, इसको हम आगे क्लियर करवा देंगे। देखिए चूंकि रेलगाड़ी की लंबाई भी दिया है यहाँ पर कितना 90, इसको कैसे लिखेंगे आप, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, मीटर में ज्ञात करना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है मीटर में निकालना है। तो जब भी आपको पता है कि मीटर में निकाला जाता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो 5/18 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 पंजे 90, ये क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, ये हो गया मीटर, 25 मीटर। अब चूंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि 20 सेकेंड में वह पार करती है, तो आपको समय भी दे दिया, समय कितना दे दिया 20 सेकेंड। अब चूंकि आपने लिखा है रेलगाड़ी की लंबाई बराबर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो इसको क्या कर देंगे 25 गुने, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आपका नहीं निकल जाएगा 25 दूना 50, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में देखिए डी है, तो यही राइट आंसर हो गया। कुछ है, कुछ नहीं है। रेलगाड़ी किसी खंबे को 90 किलोमीटर प्रति घंटा में करती है, चूंकि मीटर में निकालना है, तो मैंने 90 की, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, ये लिख लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, अगर उसे मीटर में चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना किया जाता है। ठीक है, ये ट्रिक है। उसके बाद अगर यही मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा और आपको गुना करना होगा, चेंज करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप 18/5 से गुना करेंगे। ये ट्रिक होता है, ये नोट कर लीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई खंबे वाले में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे हमेशा, तो ये काम आएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक प्रैक्टिस के तौर पर अगला हम प्रश्न को देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्त, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, सेम टू सेम इसी पर है जैसा मैंने आपको दिया है। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना मान होगा इसका। ठीक है, सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है। चलिए साइड हो जाते हैं, देखिए सेम है, समझा दिया है, सिर्फ आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, ये जो ऑप्शन है ना, ये दूसरे सवाल का ऑप्शन है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए कितना हो रहा है मान, सेम टू सेम जो मैंने बताया था आपको। किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर में सबसे पहले चेंज करेंगे। आपको बताया था कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगा, इसमें वही प्रोसेस है। चलिए सॉल्व कीजिए कितना हो रहा है। देखिए 60 को क्या करेंगे, 5/18 से गुना कीजिए, 36 18 और एक कटेगा 3 से, 3 छक 18, सॉरी 3 छक 18 और 3 दूना 6, 20 बार में कटेगा। फिर काटेंगे 2 से, 2 3 6 और ये 10, यानी 50/3 आ गया, ये क्या मीटर पर सेकेंड। चूँकि उसके बाद क्या दे रहा है कि 10 सेकेंड, तो मैंने बताया था रेलगाड़ी की लंबाई बराबर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगा, तो क्या करेंगे 50/3
गुने 10। देखिए कितना हो रहा है 500 और बटा 3, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, या मीटर, सॉरी मीटर होगा, ठीक है ना, मीटर, क्योंकि गति की रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो मीटर होगा, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, उसमें मीटर पर सेकेंड लिखा है तो वहाँ पर मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ओके, ठीक है ना, ये आपका लंबाई हो गया, भाग दीजिएगा तो पॉइंट में भी आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए, अब हम लोग दूसरे तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के भी सवाल, चूंकि आपको पता है टाइम एंड डिस्टेंस वर्क से रिलेटेड रहेगा, ओके, यहाँ से प्रश्न रहेंगे ना जी, सिलेबस में है ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल को पढ़िए, 1 से 2 बार समझ में आ जाएगा कैसे बनाएंगे। टेलीग्राम पर जुड़िएगा, प्रैक्टिस लगभग बहुत है यार, मतलब इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस अगर देखें तो 80-85 इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, उसे कर लीजिए। 80-85 जो प्रैक्टिस सेट है इम्पोर्टेंट वाला, वो प्रैक्टिस सेट आप कर लेते हैं, और फिर जो अब कुछ दिनों बाद मैं रिवाइज्ड प्रैक्टिस सेट जो करवाने वाला हूँ, अगर वो कर लेते हैं तो कहाँ से फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि अब किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा तो आप देखते देखते बता सकते हैं। और आप बिहार से हैं, हिंदी में तो कुछ पूछना नहीं है, हिंदी सबका ठीक होगा मुझे पता है, हिंदी में भाषा ही हम लोग का है मातृभाषा, उसमें क्या दिक्कत होने वाला है। हाँ थोड़ा सा मुहावरे हो गए, विलोम शब्द हो गया, ओके, एक शब्द को अनेक परिवाची शब्द, ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बाकी तो, और संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कर लीजिएगा ये सब, और लगभग तो मैंने बहुत करवा ही दिया इम्पोर्टेंट। संधि विच्छेद का 200-300 करवा देते हैं, 300 क्वेश्चन संधि विच्छेद लाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, ओके, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो भी करवा देंगे, और इंग्लिश में वो भी होगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ रहा है इसका। देखते देखते हमको लग रहा है कि देखकर ही आप लोग आंसर बना दिए होंगे। चलिए देखिए, अंकिता 10 दिन में एक काम पूरा कर सकती है। अंकिता नाम की कोई लड़की है, ठीक है, 10 दिन में किसी काम को पूरा कर सकती है, जबकि प्रिया और अंकिता एक साथ मिलकर उसी काम को 7 दिनों में वो करती हैं, ओके। प्रिया, देखिए अंकिता जो नाम की लड़की है 10 दिनों में एक काम पूरा करती है, 10 दिन। भाई अकेले आप किसी काम को करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, 2 आदमी मिलेंगे तो दिनों की संख्या कम होगी, तो वही पूछ रहा है, अगर अंकिता को अकेले काम करना पड़े तो कितना समय लगेगा उसे। इस तरह के सवाल के लिए मैंने बताया था, जब अकेले काम करने के, देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक समझिए, इस तरह के सवाल के लिए जब अकेले काम, इस तरह का प्रश्न रहेगा, 2 व्यक्ति एक साथ काम करते हैं और उसमें से एक को अकेला पूछा कि अकेले कितने में काम करेगा, तो आप लिखिएगा ए गुने बी, ए माइनस बी, ठीक है। और जब पूछेगा, ये ट्रिक नंबर 1 हो गया। ट्रिक नंबर 2 देखिए, जब पूछेगा 2 व्यक्ति किसी काम को अलग अलग कार्यों में करते हैं और एक इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में, तो दोनों का एक साथ का काम निकालने का पूछेगा, तो इसको देखिए थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा, ए प्लस बी, ये अकेला का है, ठीक है, और ये दोनों का है। इसी ट्रिक की सहायता से बनाएंगे, सॉल्व कीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं। देख लीजिए, चूंकि अकेला का पूछ रहा है तो अकेला वाला ये लगेगा, यानी 10 गुने 7 और 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 70, 70/3, कुछ है। देखिए तो बोलते हैं आप लोग कि हम जो बताते हैं नहीं बनता, यार कैसे नहीं बनता है यार, प्रैक्टिस सेट बना कर देखो और इसे सॉल्व करो, आसानी से नहीं बनेगा तो फिर बोलना खामो कम बोलते हो। आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे, देखो मैं मानता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, हम इग्नोर करते हैं। मैंने कुछ देर पहले बताया ना कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक आपको हमेशा सही बोलेंगे और एक हमेशा गलत बोलेंगे, तो मैं वैसे लोगों को इग्नोर करता हूँ, ठीक है ना, इस कान से सुनता हूँ, इस कान से निकाल देता हूँ। आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और दोष देंगे हमें, तो फिर कैसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर तैयारी करना पड़ेगा। चलिए एक आप सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है, इसमें प्रैक्टिस नहीं करना है, तो देख कर ही आप आंसर बना सकते हैं, ओके ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होगा वही देंगे। चलिए नोट कीजिए, देखिए ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर, और देखिए ऐसा सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये पता है कब कब सवाल पूछा गया है? ये सवाल पूछा गया है आपका बोले तो कब का था, कब का? राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, यही है ना? देखो हाँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़
और क्या था, यूपी। यानी तीनों सिविल कोर्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में। एक 2012, ये क्या है 2017 और 2011। इतना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए ये लोग बनाइए, देखते हैं बनता है कि नहीं। ठीक है, सॉल्व कीजिए, देखिए लोग कितना। चलिए ठीक है, सॉल्व कीजिए कितना आंसर आ रहा है। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ से आईएएस आईपीएस सबसे ज़्यादा निकलते हैं। फिर भी हम लोग का बिहार कितना पीछे है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। यानी 100 रेशियो कितना, 100:9 के अनुपात में रहता है, तब उसे विशेष राज्य का दर्जा, कि शायद 13 समथिंग ऐसे कुछ होता है। कंफर्म डाटा याद नहीं है, लेकिन उतना डाटा जो प्राप्त कर लेता है उसी को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। बिहार तो पहले बिहार था, वर्षों से इसका इतिहास रहा है, लेकिन सिस्टम के वजह से यहाँ के जो लोग हैं अच्छा से उसको नहीं देख पा रहे हैं। फैक्ट्री लगाना चाहिए, एम्प्लॉय को बढ़ाना चाहिए, लघु उद्योग कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, इन सब चीज़ों को। फैक्ट्री भी लगा है। अच्छा, छपरा जिला में फैक्ट्री लगा है, रेल इंजन कारखाना है, डीजल इंजन कारखाना है, रेल पहिया कारखाना है। तो देखो अब यहाँ के लोकल बंदे को ले नहीं सकते हैं ये लोग, क्यों? फिर फ़ायदा क्या होगा यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करने का, एस्टेब्लिश करने का? क्योंकि बाहर से आते हैं, यहाँ की फैक्ट्री है तो यहाँ यूपी से आते हैं लोग, झारखंड से आते हैं लोग, यहाँ के लोकल बंदों को नहीं रखता। ठीक है, देखिए सॉल्व कीजिए इसे, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं। अब एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो 35 रुपये अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझिए, कोई वस्तु है 20% के लाभ पर एक बार बेचा जाता है, फिर इसे बढ़ाना चाहता है, जो व्यापारी होता है उसे 25% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 35 रुपया अगर वो बोल रहा है कि पहले 20% पर लाभ कमा लिया, फिर मन में सोचता है कि काश मैं इसे 25% पर बेचा होता तो 35 रुपये अधिक हमको मिलता, तो वस्तु का क्रय मूल्य उस कंडीशन में कितना होता, ये बताना है आपको। वेरी सिंपल सवाल, समझ गए होंगे। अब सॉल्व कीजिए। देखिए, चूंकि क्या करेंगे ये आपको भी पता है, क्रय मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट निकालेंगे क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 100 ये गुना में होगा, क्योंकि प्राप्त होता है वस्तु की बेचा जाता है, तो हम एसपी के साथ क्रय मूल्य लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितना प्राप्त होता है आपका 35, चूंकि बोल रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने सेम प्राप्त होता है, बराबर होगा तभी ना इसके प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चूंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सीपी निकालने के लिए यहाँ पर देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी गुने 5 और बटा 100। अब कितना हो जाएगा 35। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो आप लोग माहिर है, कीजिए कि कैसे होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, जब इसे करेंगे तो ठीक है ना जी, मैंने ठीक लिखा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, मान लो अब करो, आसान रहेगा। यानी क्या हो जाएगा, सीपी, तो क्या हो जाएगा आपका, सीपी के साथ करेंगे तो सीपी गुने 5 यानी 100 गुने 35। ठीक है, गलत तो नहीं है ना? ठीक है, देख लो, बताना मत कि हम गलत लिख दिए हैं, देख चेक नहीं करते हो तो। फिर सीपी का मान क्या आ जाएगा, यानी 100 गुने 35 और बटा में क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो देखो ये कटेगा क्या, 5 सते 35, 7, हमको लग रहा है 700 ही आंसर होगा का ऑप्शन में। हाँ, तो आपका 700 ही आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए कुछ है जी, प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने क्या कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर पहले व्यापारी बेचता है, फिर मन में सोचता है कि काश मैं इसे 25% पर बेचा होता तो मुझे 35 रुपये ज़्यादा मिलते। तो क्रय मूल्य क्या कितने में खरीदेगा उस कंडीशन में, तो वही कंडीशन आपका 700 रुपये में खरीदेगा, तो उसे 35 रुपये अधिक 25% पर लाभ मिलता। समझ गए, क्लियर हो गया। तो चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए, और चलिए अब धाराधर आप एक सवाल बताइए, अब हम प्रैक्टिस के तौर पर देते हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है,
देखिए अगला सवाल है आपके आंखों के सामने स्क्रीन पर। ठीक है दोस्त, ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया है ना। अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए चलिए सॉल्व कीजिए, बता दिया है कितना आंसर आ रहा है। ऊपर वालों को भी सॉल्व करना है और नीचे वालों को भी। बताइए कैसे होगा। ये प्रैक्टिस के तौर पर है क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है, और यहाँ से तो 5-6 रहेगा, तो इसको जल्दी हम, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, 5-6 नंबर की बात है, इसलिए करवा रहे हैं ज़्यादा। देखिए सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है। सेम ट्रिक है जो इसे मैंने बताया। ठीक है, देखिए चूँकि यहाँ पर हम हिंट दे देते हैं, ऑप्शन इसमें देना क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 डायरेक्ट 100 कितना प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर सीपी रहेगा, कितना प्राप्त होता है, क्रैमोल ही निकालना है इसमें, यानी 40 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो सीपी आपका मान क्या आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 40 गुने 100 और बटा 5, 5 बटे 40 कितना आ गया 800। वेरी सिंपल, कुछ है कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कीजिए। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सब ही होता है, बशर्ते कि आपको आना चाहिए। कोई भी सवाल आपको तब तक भास्ट लगेगा जब तक आप नहीं जानते हैं, जब जान जाएंगे आपको आसान लगने लगेगा। देखिए 3/4 है, चूँकि गुना में है तो हम इसको पलट देते हैं, क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 हो गया। उसके बाद माइनस है तो 2 है, का मतलब गुना, √4 के बदले आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब -2 सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है। देखिए तो क्या हो जाएगा 9/4 और -4 इंटू -2। आगे सॉल्व कीजिए, देखिए सबका, इसको हम और छोटा कर लेते हैं, -6। अब बनाइए, अब तो बहुत आसान है, अब क्या करना है, अब तो आप ही आंसर बता सकते। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपना सुझाव देंगे, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है ना, हम ज़बरदस्ती तो नहीं बोलते हैं, कब ज़बरदस्ती नहीं बोलने वाला हम काम छोड़ दिए हैं। सब्सक्राइब करो या ना, ठीक है। अगर कंटेंट मेरा अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगेगा आपकी जैसी इच्छा। ठीक है दोस्त, और टेलीग्राम पर जुड़िएगा, और किसी भी तरह का PDF चाहिए वहाँ पर ऐड कमेंट सेक्शन है, और कुछ प्रस्ताव अपने रखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर करेंगे। पर्सनली कोई चीज़ कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम स्टैंड BPSC सर्च कीजिएगा, वहाँ पर भी है, डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। हम रिप्लाई सबको देते हैं। ओके, कोई भी किसी भी तरह का, कुछ लोग पूछते हैं, हम रिप्लाई सबको देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। आपको किसी भी तरह का कुछ भी हो, कोई परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई हमसे मदद चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। मेरे में एक खासियत है, हम ये नहीं, इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हो, और दोस्त वही, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो दूसरे की बात सुनता है। मैं आपका दोस्त हूँ, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड। ओके, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। ठीक है दोस्त, तो विदा लेते हैं सभी दोस्तों को। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल करें, ख्याल रखें, और पौष्टिक आहार लेना ज़रूर, क्योंकि अब पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट के साथ। अगर मान लीजिए उतना आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो दाल चावल ये होता है ना, प्रोटीन ज़रूर लीजिएगा, अंडा ज़रूर खाना है आपको। ओके, इन सब चीज़ों को खाना है। आप अगर शाकाहारी हैं तो कोई नहीं, पालक सब्जी वगैरह खाइए, पनीर खाइए, और अब दाल ज़रूर लेना है पौष्टिक आहार में। अगर आप चाहते हैं कि बैठते हैं ज़्यादा 10 घंटे, तो आपको चावल थोड़ा परहेज़ करना होगा, चावल कम खाना होगा, रोटी खाने होंगे। ओके, और बाहर की जो चीज़ें होती है जैसे फास्ट फूड, उसे कम खाइए। देखने में बाहर की चीज़ें स्वादिष्ट होती है खाने में, लेकिन उसका हानि जब इफेक्ट होता है ना, शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। ओके दोस्त, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखकर और करना है। देखिए, अच्छा दोस्त हमेशा आपके बारे में अच्छा ही करेगा, और बुरा जो दोस्त होगा हमेशा आपके बारे में बुरा करेगा। अच्छे इंसान की खासियत होता है वो कभी किसी के बारे में बुरे बातें नहीं करते हैं। ओके, बुरा इंसान हमेशा बुरा बात करेंगे, अच्छा इंसान हमेशा अच्छे बात करेंगे। तो अब आपको सोचना है कि आपको अच्छे दोस्तों के साथ रहना है या बुरे दोस्तों के साथ रहना है। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ है, हर एक किसी के ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें होती है। तो उन सब चीज़ों को भी देखते हुए मानते हैं कि कुछ लोग, जैसे कि एक
क्या नाम था, सोनम सिंह। सोनम सिंह मुझसे एज में भी बहुत वो सीनियर हैं, और उन्होंने मैसेज किया था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, शादी होने के बाद भी वो क्या पढ़ाई कर रही हैं। तो चलिए, औरत, एक लड़की होती है, जब शादी होता है तो औरत बनती है और उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। तो दुनिया में अगर कोई सर्वशक्तिशाली इंसानियत मानव प्रजाति में, होमोसेपियंस में, तो माँ होती है, लड़की होती है, क्योंकि उससे बड़ा कोई सहनशील इस दुनिया में अभी तक नहीं है। बहुत ही आप ही लोगों में से हैं वो भी। तो ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जितना समय मिलता है पढ़िए, और बाकी किसी भी तरह की परेशानी है तो मैं तो हूँ ही मदद करने के लिए, सुझाव देने के लिए, एज ए फ्रेंड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।